हेलो इंटरनेट। रशिया, चाइना और ईरान के जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट से कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा पावर शिफ्ट शुरू हो चुका है। दिसंबर 2025 में कुछ ऐसा हो गया जो कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट है। रशिया, चीन और ईरान मिलकर ऐसा गठबंधन बना रहे हैं जिससे केवल एक बात में समझाया जा सकता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पावर ब्लॉक। ये सिर्फ हितों का कोई ढीला ढाला तालमेल नहीं है और न ही किसी खास मुद्दे पर अस्थायी सहयोग, बल्कि ये एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जिसमें मिलिट्री, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल सभी डायमेंशंस शामिल हैं और जो पूरी दुनिया में वेस्टर्न पावर को चैलेंज कर रही है। और पश्चिम के लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अलाइज इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे, ज़्यादा सही कहे तो क्या प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। आप देखो, नाटो जड़ सा दिख रहा है, एक स्पष्ट और कोहेरेंट स्ट्रेटेजी बनाने में असमर्थ। पारंपरिक अमेरिकी सहयोगी हेजिंग कर रहे, इस नए पावर ब्लॉक के साथ भी संबंध बनाए हुए, जबकि ये सीधे उस इंटरनेशनल ऑर्डर को धमकी दे रहा है जिससे उन्हें पिछले 75 साल से फायदा मिला है। नियंत्रण हाथ से फिसल रहा है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में ये क्या बनाया गया है और ये क्या मायने रखता है, क्योंकि रशिया, चीन, ईरान के इस इंटीग्रेटेड की गहराई ऐसी है जिसे पश्चिम के ज़्यादातर लोग पूरी तरह समझ नहीं पाए, क्योंकि अब ये सिर्फ इनफॉर्मल अलाइनमेंट नहीं रह गया। रशिया और चीन ने फरवरी में 2022 में यूक्रेन के रशिया के आक्रमण से ठीक पहले एक ऐसी पार्टनरशिप की घोषणा की थी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है और कोई फॉरबिडन एरिया नहीं है, कोई कूटनीतिक शब्दजाल नहीं था। दिसंबर 2025 तक ये अनाउंसमेंट को लगभग हर क्षेत्र में स्टेट पावर के रूप में लागू कर दिया गया है। ईरान इस साझेदारी में औपचारिक रूप से बाद में शामिल हुआ, व्यापक स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के जरिए। रशिया के साथ 2021 में साइनिंग हुआ, 2023 में विस्तार हुआ। चीन के साथ 2021 में साइनिंग हुआ और 25 साल की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाई गई। ये सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट या सीमित सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है जो इकोनॉमिक, मिलिट्री कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन में गहरे इंटीग्रेशन का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन बायलैटरल एग्रीमेंट से आगे अब जो उभर रहा है वो है ट्राइलैटरल कोऑर्डिनेशन। रशिया, चीन और ईरान ऐसे तरीकों से एक साथ काम कर रहे हैं जो उनकी कलेक्टिव पावर को किसी एक देश की इंडिविजुअल कैपेसिटी से कहीं आगे ले जाता है। मैं समझाता हूँ आपको कि ये प्रैक्टिकली दिखता कैसे। आप देखिए, मिलिट्री इंटीग्रेशन यही सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला है और शायद सबसे खतरनाक पहलू भी है। सबसे पहले जॉइंट एक्सरसाइज को देखिए। इन्होंने जनवरी 2024 में रशिया, चीन और ईरान ने गल्फ ऑफ ओमान में नेवल एक्सरसाइज किए। इनमें शामिल थे दर्जनों जहाज, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट और हजारों पर्सनल। ये सिर्फ साथ में जहाज चलाकर फोटो खिंचवाने की बात नहीं थी, ये कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस थे जिसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन और एक्चुअल ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस और इलेक्ट्रॉनिक वेयरफेयर का स्टडी किया गया। सितंबर 2024 में तीनों देशों ने ईरानी हवाई क्षेत्र के ऊपर ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज किए। रशिया स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स, चीनी फाइटर्स और ईरानी एयरक्राफ्ट एक साथ ऑपरेट कर रहे थे। कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स, एयर डिफेंस पेनिट्रेशन और एनिमी एयर डिफेंस को सप्रेस करने का अभ्यास किया गया। इन एक्सरसाइज का संदेश साफ है, हम एक इंटीग्रेटेड फोर्स की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। दिसंबर 2025 तक ये जॉइंट एक्सरसाइज रूटीन बन चुके थे। हर 3 महीने में या उससे भी ज़्यादा और लगातार ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन, टैक्टिक्स और कमांड स्ट्रक्चर में डेवलप की जा रही है। ये वो स्तर का इंटीग्रेशन है जिससे बनने में सालों लगते हैं, इन्होंने 2-3 साल में ही बना दिया। और ये असली मिलिट्री अलायंस बिल्डिंग को दर्शाता है।
वेपन्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। वेपन ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी शेयरिंग, रशिया ईरान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देता है। S-300 डिलीवर हो चुका है, S-400 पे डिस्कशन चल रही है। रशिया फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और शायद और एडवांस सिस्टम भी सप्लाई करता है। ईरान की एयरफोर्स और एयर डिफेंस रशियन इक्विपमेंट से काफ़ी अपग्रेडेड हो चुकी है। ईरान रशिया को ड्रोन्स देता है। यूक्रेन में वो एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया गया है। शायद म्यूनिटिशंस ईरानी डिज़ाइन है जो अब रशिया में लाइसेंस या ईरानियन टेक्निकल सपोर्ट से हो रहे हैं। ईरान रिपोर्टेडली रशिया को आर्टिलरी, एम्यूनेशन और शायद बैलिस्टिक मिसाइल्स या मिसाइल टेक्नोलॉजी भी देता है। ये रिजर्व फ्लो यानी रशिया का ईरान से वेपन लेना एक दशक पहले ये अकल्पनीय था, लेकिन आज ये ऑपरेशनल रियलिटी है। चाइना की भूमिका, चाइना की मिलिट्री कोऑपरेशन में भूमिका ज़्यादा सटल है, लेकिन उतनी ही सिग्निफिकेंट है। चाइना रशिया को डुअल यूज टेक्नोलॉजी देता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जिनका मिलिट्री यूज हो सकता है। चाइनीज कंपोनेंट रिपोर्टेडली यूक्रेन में इस्तेमाल हुए रशियन वेपन सिस्टम में पाए गए हैं। चाइना ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम और एयर डिफेंस कंपोनेंट देता है। चाइनीज सैटेलाइट शायद वो भी देता है। रशिया और ईरान को इंटेलिजेंस और टारगेटिंग डेटा भी देते हैं। तीनों देश थर्ड पार्टीज को आर्म सेल्स पर भी कोऑर्डिनेट करते हैं। अल्टरनेटिव आर्म मार्केट रशियन वेपन्स मिडल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में जाते हैं। चाइनीज वेपन्स इन्हें मार्केट में ले जाते हैं। ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स येमेन, इराक, सीरिया और लेबनान में ग्रुप को ट्रांसफर होते हैं। यह एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव अल्टरनेटिव बनाता है जो वेस्टर्न आर्म मार्केट का एक ऑप्शन है। देश अब अमेरिका या यूरोपियन सप्लायर्स पर डिपेंड किए बिना मिलिट्री कैपेबिलिटी बना सकते हैं। कोई भी देश इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन को सस्टेनेबल बनाता है। रशिया चाइना ट्रेड आप देखिए 2024 में $240 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है और 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये सिर्फ वॉल्यूम नहीं है, सेक्टर भी इसमें इंपॉर्टेंट है। रशिया चाइना को ऑयल, गैस, मिनरल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देता है। चाइना रशिया को मैन्युफैक्चर गुड्स, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट देता है। करेंसी और डॉलर एंगल में आप देखेंगे तो करेंसी एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया चाइना ट्रेड 95% अब युआन और रूबेल में सेटल हो रहा है, डॉलर में नहीं। ये डी डॉलराइजेशन का एक डेलिब्रेट पॉलिसी है। हर ट्रांजैक्शन जो डॉलर में नहीं होता ग्लोबल डॉलर डिमांड को कम करता है और अमेरिकन फाइनेंशियल लेवरेज को कमजोर करता है। अब चाइना ईरान ट्रेड देखिए, चाइना और ईरान के बीच में व्यापार काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और 2024 तक ये लगभग $20 बिलियन प्रति वर्ष पहुंच चुका है। लेकिन असली संख्या शायद इससे ज़्यादा है क्योंकि सैंक्शंस इवेजन और अनरिपोर्टेड ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। चीन ईरान के लगभग 90% तेल खरीदता है, लगभग 15 लाख बैरल्स प्रतिदिन। भुगतान युआन में किया जाता है और ईरान को कर्ज को तेल की आपूर्ति के जरिए चुकाया जाता है। तो मतलब पैसा लेना देना नहीं है, सिर्फ कर्ज चुकाया जा रहा है। चीनी कंपनियां ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है। 25 साल की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत चीन द्वारा ईरान में $400 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट की योजना है। अब रशिया ईरान ट्रेड देखिए, रशिया और ईरान के बीच में व्यापार एब्सोल्यूट नंबर्स में छोटा है, लगभग $4 से $5 बिलियन पर ईयर। लेकिन ये ट्रेड रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया क्या देता है? वेपन्स देता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सप्लाई करता है। ईरान क्या देता है? ड्रोन्स देता है, शायद एम्यूनेशन भी देता है और रशिया तथा साउथ एशिया, मिडल ईस्ट के बीच एक ट्रांजिट रूट की तरह काम करता है ताकि सैंक्शन से बचा जा सके। ट्राइलेटरल सैंक्शन इवेजन पर ट्राइलेटरल लेवल पर जो तीनों देश
एक दूसरे के टेरिटरीज और सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ताकि सैंक्शन को बाईपास किया जा सके और ट्रेड को बढ़ाया जा सके। रशियन गुड्स ईरान के जरिए जाते हैं, साउथ एशिया में, पर्शियन गल्फ में मार्केट तक पहुंच जाते हैं। चाइनीज गुड्स रशिया के जरिए सेंट्रल एशिया तक जाते हैं। तीनों देश एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वेस्ट द्वारा लगाए गए सैंक्शंस, अल्टरनेटिव रूट्स, अल्टरनेटिव करेंसीज और अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए ये सारी चीज़ें बेअसर हो जाए। टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी और शेयर्ड कैपेबिलिटीज बना रहा है। चाइना का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G नेटवर्क, सैटेलाइट सिस्टम, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म रशिया और ईरान दोनों में अपनाया जा रहा है। हुआई का इक्विपमेंट रशियन टेलीकॉम नेटवर्क में काम कर रहा है ऑलरेडी। चाइनीज सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन और नेविगेशन सर्विस दे रहे हैं। ईरान भी चाइनीज टेक्नोलॉजी को अपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेट कर रहा है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनता जा रहा है जो वेस्टर्न सिस्टम से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। रशिया, ईरान और उनसे जुड़े देशों को अमेरिकन जीपीएस की ज़रूरत नहीं है, वेस्टर्न टेलीकॉम इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, डॉलर बेस्ड पेमेंट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, स्विफ्ट, चाइनीज डिजिटल युआन और पेमेंट प्लेटफॉर्म पूरी तरह काम कर रहे हैं। और उसके बीच में ब्रिक्स भी है, उनकी भी अपनी अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बन रही है। इन तीनों के बीच में स्पेस कोऑपरेशन भी विकसित हो रहा है। चाइना, रशिया और ईरान लूनार रिसर्च स्टेशन, सैटेलाइट प्रोग्राम्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन स्पेस इनिशिएटिव ले रहे हैं और ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जिनमें वेस्टर्न पार्टिसिपेशन शामिल नहीं है। ये साइंस फिक्शन नहीं है। एग्रीमेंट साइन हो रहे, प्रोग्राम्स आगे बढ़ रहे। 2030 तक संभव है कि चाइना रशिया का मून बेस किसी भी वेस्टर्न स्पेस प्रोग्राम से पूरी तरह अलग ऑपरेट करेगा। न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी देखिए, खास तौर पर चिंता का विषय है ये। रशिया ईरान में न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है। पुशेहर प्लांट ऑपरेशनल है और एडिशनल यूनिट्स कंस्ट्रक्शन में है। ये ईरान को सिविलियन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देता है जो फ्यूचर में वेपन्स पोटेंशियल भी पैदा कर सकता है। रशिया टेक्नोलॉजी देता है, एक्सपर्टीज देता है, जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ते रहते हैं। चाइना ज़्यादा कॉशियस है लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फिर भी देता है और ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ट्रेन भी करता है। रशिया की न्यूक्लियर एक्सपर्टीज, चाइना की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और ईरान की डिमांड तीनों मिलकर एक ऐसा न्यूक्लियर कोऑपरेशन बना रहे हैं जो वेस्ट के लिए मॉनिटर करना या कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसका सीधा असर पड़ता है नॉन रीजनल सिक्योरिटी पर, खासतौर पर इजराइल और गल्फ स्टेट के लिए। कल हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में, क्योंकि वीडियो बड़ा बनते जा रहा है और उसमें बात करेंगे कि इन सब चीज़ों का परिणाम क्या हो रहा है। तो गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।